तो मेडिकल इमरजेंसी जो होती है इसमें आप जानते हैं यह है के, इसके बाद आप इनको जानते हैं पुनीत राजकुमार, गजोधर भैया, राजू श्रीवास्तव। इन सब के साथ कॉमन चीज़ क्या था? ऐसा माना जाता है कि इन सब को हार्ट अटैक आया और एक सार्वजनिक जगह पे आया। कई लोगों को जिम के आसपास ऐसी जगह पे हार्ट अटैक आया, पर वहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति ट्रेंड नहीं था। यह सब अच्छे व्यक्ति थे, इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी नहीं थी, पर जब इनको हार्ट अटैक आया तो वहाँ कोई ट्रेंड व्यक्ति नहीं था जो इनको CPR दे के उस समय बचा सकता। यहीं पे एक खबर ये भी आती है, ये कुछ 2 हफ्ते पहले की खबर है, 18 जनवरी की खबर है कि एक IAS यशपाल गर्ग ने, चंडीगढ़ के IAS यशपाल गर्ग ने CPR दे के बचाई हार्ट अटैक के मरीज की जान। तो ये दोनों खबरें आपस में कितनी विरोधाभासी हैं। तो इन्हीं में ये CPR के नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, इसी को हम आगे बढ़ेंगे। तो CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियो लैटिन भाषा में हार्ट को या दिल को बोलते हैं, पल्मोनरी लंग को या फेफड़ों को बोलते हैं, और रिसक्सिटेशन मतलब पुनर्जीवन देना। तो होता क्या है कि जब भी आपको कोई हार्ट अटैक आता है तो हार्ट पंप करना बंद कर देता है और उसके साथ आपके दिमाग तक ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है। तो CPR या कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, मेनली हम यूज करते हैं दिल के दौरे में। इसमें हम चेस्ट कंप्रेशन मतलब छाती को दबाने के साथ साथ, जैसे कि आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं, कृत्रिम सांस भी देते हैं, कई बार मुंह से मुंह सांस देते हैं। कारण क्या है CPR का? दिमाग के रक्त संचार को बनाए रखने के लिए। क्यों? जब तक धड़कन और श्वसन को सुचारू रूप से चलाने की दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ही हार्ट में अटैक आता है और हार्ट धड़कना बंद करता है, दिमाग तक रक्त पहुंचना बंद हो जाता है, और दिमाग तक जब रक्त पहुंचना बंद हो जाता है तो बहुत सारी जितने भी वाइटल ऑर्गन है उसमें ब्लड नहीं पहुंचेगा और धीरे धीरे हर ऑर्गन फेल हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर आप CPR के थ्रू दिमाग तक रक्त पहुंचा पाते हैं तो और ऑक्सीजन पहुंचा पाते हैं तो व्यक्ति के बचने की संभावना बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम यही पढ़ेंगे कि CPR एक्चुअली कैसे करना है। तो इससे आप समझिए कि जब मैंने कहा दिल रुकता है तो दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और इससे 8 से 10 मिनट में आपकी मृत्यु हो सकती है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो 0 to 4 मिनट्स, 0 से 4 मिनट के अंदर कोई खास दिक्कत नहीं आती, पर अगर अगले उस समय तक भी दिमाग में रक्त संचार नहीं हो रहा है, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो ब्रेन में डैमेज हो सकता है, मतलब व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, व्यक्ति बेहोश हो सकता है। अगले 6 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो पूरे चांस हैं कि व्यक्ति को ब्रेन डैमेज हो जाएगा, व्यक्ति कोमा में जा सकता है, और अधिकतर केस में अगर 10 मिनट तक दिमाग में ऑक्सीजन कंटिन्यू नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब है यदि आप 4 मिनट के अंदर अंदर CPR स्टार्ट करते हैं तो व्यक्ति के बचने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जी अशोक भाई अपना आप म्यूट कर देंगे स्काइप को जी। तो CPR में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक के समय जैसे मैंने कहा कि रक्त प्रवाह रुक जाता है और इससे चेस्ट कंप्रेशन जो हम करते हैं वह जरूरी अंगों जैसे मस्तिष्क और हृदय में कुछ मात्रा में ही सही पर रक्त पहुंचाने में सहायक होता है। इसलिए जितना इफेक्टिव आपका चेस्ट कंप्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा रक्त प्रवाह होगा और व्यक्ति के बचने की संभावना उतनी ही सही होगी। तो CPR कैसे करते हैं इससे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप एक प्रैक्टिस करते रहें ताकि समय आने पर आप सही व्यक्ति का CPR कर सकें। आप अपने जीवन काल में हो सकता है कभी किसी का CPR ना करें, पर अगर आपको अपने जीवन काल में किसी एक व्यक्ति का भी CPR करने का मौका मिलता है तो उस व्यक्ति का जीवन या मृत्यु आपके हाथ में रहेगा। इसलिए बहुत धीरे या बहुत कमज़ोर तरीके से किया गया CPR या चेस्ट कंप्रेशन प्रभावी नहीं होता। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि यदि आप सही तरीके से भी CPR करते हैं तो व्यक्ति के बचने की संभावना 40% तक ही होती है, पर जो व्यक्ति बचता है वह बच जाता है और जो नहीं बचता वो नहीं बचता। तो जो व्यक्ति बचता है उसको तो 100% जीवन दान मिल गया। तो इसलिए एक तरह से CPR एक आर्टिफिशियल वेंटिलेटर आप मान सकते हैं। तो जब तक पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेटर नहीं मिलता, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तब तक आप CPR से व्यक्ति की जान काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो इसमें आप देखिए CPR का बेसिक मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप हार्ट को जब दबाते हैं कस के तो पीछे रीढ़ की हड्डी और ऊपर छाती की हड्डी से हार्ट दबता है और दिमाग तक एक ब्लड पहुँचता है। इस एनिमेशन से आप इस बेसिक चीज़ को समझ सकते हैं। तो CPR हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको समझना है कि कोई भी प्रोसेस चाहे मेडिकल का हो, गणित का हो, कोई भी हो, उसमें एक पद्धति होती है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तभी वो सबसे इफेक्टिव हो पाता है। तो CPR के लिए भी एक निमोनिक बनाया गया था कैब, मतलब सबसे पहले आपको सर्कुलेशन मतलब होता है, आप C से चेस्ट कंप्रेशन समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है,
उसके बाद आपको एयरवे मेंटेन करना है, उसके बाद आपको ब्रीदिंग मेंटेन करना है। मैंने पहले भी कहा शुरुआत के कुछ मिनट आपके लिए टफ होंगे, पर जैसे जैसे मैं इसको समझाते जाऊंगा आपको आसान होते जाएगा। तो जब भी हम सीपीआर करते हैं तो आपको यह पता है कि उसमें हम मुंह से मुंह सांस हम छाती दबाते हैं और मुंह से मुंह सांस देते हैं, पर पहले आपको छाती दबाना है फिर मुंह से मुंह सांस देना है। ये एक बहुत छोटी सी पर बहुत महत्वपूर्ण सीक्वेंस है। और साथ में सीपीआर को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक बड़ों का सीपीआर जो सबसे कॉमन होता है, एक 1 साल से लेकर 8 साल के बच्चों का सीपीआर, और एक पैदा हुए से लेकर 1 साल तक के बच्चों का सीपीआर। इन तीनों में बहुत अंतर नहीं है, पर अगेन जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा। तो 8 साल से ऊपर या 40 किलो से ऊपर के लोगों को हम एडल्ट सीपीआर करते हैं। और सीपीआर में फिर मैं बोल रहा हूँ बेसिक है, आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है और साथ में मुंह से मुंह सांस देना है। पर अब क्लास चालू होती है, मतलब आप कोई भी व्यक्ति आपके सामने बेहोश हुआ, कोई भी व्यक्ति आपके सामने हार्ट का दर्द या छाती का दर्द लेके आया, कोई भी व्यक्ति बोला कि मेरे को हार्ट अटैक है, या कोई भी व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक है भी, तब भी आप सबकी छाती दबाना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो कोई भी अंधा व्यक्ति अगर रोड के किनारे खड़ा है तो उसको रोड क्रॉस कराने से पहले आप यह पता करेंगे कि वह रोड क्रॉस करना चाहता है कि नहीं। तो सेम वैसे ही किसी भी व्यक्ति को सीपीआर करने से पहले यह जानना जरूरी है क्या उसको सीपीआर की ज़रूरत है या नहीं। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति आपके सामने बेहोश हो गया, कोई भी व्यक्ति जो होश में है उसका सीपीआर नहीं करना है। एक सबसे पहली बात, वो उसको छाती में दर्द भी हो रहा है पर अगर वो होश में है, बात कर पा रहा है, तो आपको उसका सीपीआर अभी नहीं करना है। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने बेहोश होकर गिर गया तो उसको आप हिला के देखिए, उसकी सक्रियता की जांच कीजिए, पूछिए क्या तुम ठीक हो। अगर व्यक्ति जवाब दे पाता है हाँ मैं ठीक हूँ, चक्कर आ गया, तो उसका सीपीआर नहीं करना है। पर यदि व्यक्ति जवाब नहीं दे पा रहा है, वो बेहोश है या व्यक्ति होश में है पर हार्ट अटैक के लक्षण है, हार्ट अटैक के लक्षण मतलब छाती पकड़ के बैठा है, चेहरे में पसीना आते जा रहा है, चेहरा लाल पड़ गया, कुछ बोल नहीं पा रहा है, आपको दिख रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, तब भी तुरंत सीपीआर स्टार्ट नहीं करना है। अगर व्यक्ति बेहोश है या होश में है पर उसको हार्ट अटैक के लक्षण है तो सबसे पहले आप 112 पे कॉल कीजिए। अगर 112 पे कॉल नहीं करना चाह रहे हैं तो अपने नज़दीकी कोई भी एक व्यक्ति को जो आपको पता तुरंत आपकी मदद के लिए आ सकता है विद इन मिनट्स, उसको आप कॉल कीजिए और लाउड स्पीकर में फ़ोन लगा के छोड़ दीजिए, ताकि जब तक वो घंटी उठाएगा आप अपना सीपीआर के नेक्स्ट प्रोसीजर चालू कर दीजिए। मतलब पहले देखिए व्यक्ति सक्रिय है कि नहीं। यदि व्यक्ति सक्रिय नहीं है तो तुरंत अपने नज़दीकी व्यक्ति को जो तुरंत आ सके या 112 पे कॉल कीजिए और लाउड स्पीकर पर लगा के छोड़ दीजिए, ताकि आप सीपीआर करते करते फ़ोन में बात कर सकें। और उसके बाद जो मैंने सिखाया CAB, मतलब पहले सर्कुलेशन या चेस्ट कंप्रेशन, फिर एयरवे, फिर ब्रीदिंग, इसको आपको स्टार्ट करना है। तो सर्कुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वह है कि पहले तो आप यह देखिए कि व्यक्ति को आपको चेस्ट कंप्रेशन से पहले क्या क्या नहीं करना है। तो कोई व्यक्ति जो आपके सामने बेहोश है पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या हार्ट अटैक के लक्षण है, उस व्यक्ति को आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है। उस व्यक्ति को हमेशा एक लेटाना है। आपको उस व्यक्ति को, बैठा हुआ व्यक्ति है या ऐसी सोफे के ऊपर या टेबल के ऊपर अगर बैठा हुआ है जहाँ से वो नीचे गिर सकता है, तो उस व्यक्ति को हमेशा एक ऐसी सतह पे बैठाना है कि करवट बदलने पे वो व्यक्ति को नुकसान ना हो और लेटा रहे। व्यक्ति को बैठे नहीं रहने देना है, व्यक्ति को लेटाना है। व्यक्ति को कभी अकेले नहीं छोड़ना है। एक बेहोश व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो अर्ध बेहोशी में है, मतलब पूरी तरह कॉन्शियसनेस, को कभी भी पानी नहीं पिलाना है। ये बहुत गलत करते हैं लोग कि बेहोश व्यक्ति उसको तुरंत पानी पिला देते हैं। जब तक व्यक्ति प्रॉपर होश में नहीं आता उसको पानी नहीं पिलाना है। व्यक्ति जब तक प्रॉपर होश में नहीं आता उसको चेहरे पे पानी नहीं फेंकना है। जब तक व्यक्ति प्रॉपर होश में नहीं आता उसको उठा के नहीं बैठाना है और व्यक्ति को झापड़ मार के नहीं उठाना है। क्यों? पहली बात, अगर व्यक्ति कोई ऊपर है करवट लेगा, नीचे गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। कोई व्यक्ति अगर अर्ध बेहोशी में है तो आप उसको जो पानी पिला रहे हैं या उसके चेहरे पे जो पानी फेंक रहे हैं वो नाक के या मुंह के रास्ते फेफड़ों में जा सकता है और व्यक्ति को निमोनिया करा सकता है। व्यक्ति को आप अगर उठा के बैठाते हैं तो उसका बीपी अगर पहले से कम है हार्ट अटैक के लक्षण होने पे, तो जैसे ही उसका ब्रेन पृथ्वी से ऊपर जाएगा, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर हो जाएगा, तो हार्ट को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ब्लड ऊपर फेंकना पड़ेगा और व्यक्ति को और चक्कर आएगा। आपने कई बार देखा होगा जो लोग बेहोश हो जाते हैं उनको लेटा के उनके पैर ऊपर करते हैं ताकि पैर का ब्लड भी हार्ट तक जाए और ब्रेन तक ज़्यादा ब्लड पहुँचे। तो किसी भी बेहोश व्यक्ति को उठा के कभी नहीं बैठाना चाहिए, उसको लेटाना चाहिए। हाँ, आप उस समय उसके पैर और ऊपर कर सकते हैं और सर को नीचे कर सकते हैं। दिल के लेवल से अगर सर और नीचे करेंगे तो व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। झापड़ इसलिए नहीं मारना है क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर मसूड़ों में कोई तकलीफ है, दांत कमजोर हैं, आपके झापड़ मारने से वो दांत टूट के फेफड़ों में जा सकते हैं, व्यक्ति को निमोनिया हो सकता है। तो यह चीज़ें किसी भी बेहोश व्यक्ति के साथ या ऐसा व्यक्ति जो पूर्णतः होश में नहीं है कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने देख लिया कि व्यक्ति बेहोश है, हमने देख लिया व्यक्ति रिस्पांस नहीं कर रहा है, हमने 112 पे अपने नज़दीकी व्यक्ति को कॉल कर लिया।
अब उसके बाद हम यह चेक करेंगे कि व्यक्ति की धड़कन चल रही है कि नहीं, क्योंकि सीपीआर करने का उद्देश्य है हार्ट को पंप करवाना ताकि हार्ट ब्रेन तक ब्लड पहुंचा सके। तो हर हार्ट अटैक में छाती में दर्द होगा, व्यक्ति को तकलीफ होगी, पर हार्ट काम करना हर समय बंद नहीं करता। कुछ केस में ही हार्ट काम करना बंद करता है, और जिन केस में हार्ट काम करना बंद करता है उन्हीं केस में आपको सीपीआर करना है। तो ऐसा कैसे पता करें कि हार्ट काम कर रहा है कि नहीं, दिल में धड़कन है कि नहीं? तो सर्कुलेशन का सबसे पहला पॉइंट होता है यह निश्चित कीजिए कि हृदय में धड़कन है कि नहीं। इसके लिए क्या होता है, एक कैरोटिड आर्टरी होती है, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं। कैरोटिड आर्टरी गले के जो हमारा सांस की नली होती है उसके जस्ट बगल में आप 2 उंगली रखेंगे। इन 2 उंगलियों को रखने के बाद अब एक पल्स फील करेंगे, पट 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 पट। यह पल्स अगर आपको फील हो रही है तो मतलब व्यक्ति का हार्ट पंप कर रहा है और दिमाग तक ब्लड पहुंचा रहा है। आपको सीपीआर करने की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है। और अगर आपको वह धड़कन फील नहीं हो रही है तो इसका मतलब है हार्ट पंप नहीं कर रहा है, इसलिए व्यक्ति बेहोश है, और ऐसे केस में आपको सीपीआर करना है। तो मेरा यह हमेशा मानना है कि बचपन से ही बच्चों को कैरोटिड आर्टरी फील करने की प्रैक्टिस करानी चाहिए ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति कम से कम हो। तो सांस की नली और गले की मांसपेशी के बीच में आपको 2 उंगली रखना है। यहाँ पे ये कैरोटिड आर्टरी होती है, इसको फील करना है। यदि यह आपको फील नहीं हो रही है तो व्यक्ति को आपको कंप्रेशन देना है, चेस्ट कंप्रेशन जो आप मूवीज़ में देखते हैं। चेस्ट कंप्रेशन आप कैसे भी नहीं कर सकते। चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए अगर आपने ध्यान दिया होगा कि आप जब जो शर्ट पहनते हैं तो शर्ट में तीसरे या चौथे नंबर का जो बटन होता है वहाँ पे एक हड्डी खत्म होती है। हमारी छाती में एक हड्डी होती है जो पेट के जस्ट ऊपर खत्म हो जाती है। तो उस हड्डी को फील करते हुए वहाँ 2 उंगली रखना है और उस उंगली के ऊपर आपको ये हाथ रखना है। तो इस हाथ में जो हाथ के ऊपर फिर जो आपने 2 उंगली रखी उस 2 उंगली वाले हाथ को भी आपको वापस यहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से पोजीशन बनाना है और पहले हाथ के ऊपर दूसरा हाथ को आपको एक क्रॉस करते हुए रखना है ताकि आप पूरी ताकत से व्यक्ति की छाती को दबा सके। तो इसको सबसे सिंपल तरीका यह है कि दोनों निप्पल जहाँ होते हैं, दोनों निप्पल के ठीक बीच में आप अपने हाथ का एक गद्दा रखिए, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखिए। सबसे कन्फ्यूजन अगर आप नहीं क्रिएट करना चाहते तो दोनों निप्पल के बीच में, दोनों निप्पल के बीच वाली जगह पे आप हाथ रखिए, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखिए और उसके बाद छाती दबाना स्टार्ट कीजिए। छाती दबाते समय ये आप ध्यान दे सकते हैं, ये एक हड्डी है, इस हड्डी के बीच में आपको हाथ रखना है, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना है और इससे आपको छाती दबाना है। छाती दबाने का नियम होता है कि कम से कम 2 इंच दबाना चाहिए। एडल्ट में जो 40 किलो से ऊपर के लोग हैं उनको आपको कम से कम 2 इंच दबाना है। दोनों हाथों से दबाना है। दबाते समय ध्यान देना है कि कोहनी मुड़ना नहीं चाहिए। आप उस व्यक्ति को ज़मीन पर लेटाइए, उस व्यक्ति के बगल में आप अपने घुटनों के बल पे बैठ जाइए, उस व्यक्ति की छाती पे झुकिए। दोनों निप्पल के बीच में, आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, दोनों निप्पल के बीच में आप अपने हाथों को रखिए और आगे झुक के पूरे शरीर का वजन देते हुए छाती को दबाइए ताकि कम से कम 2 इंच छाती दबे। और तेजी से दबाना है, बहुत धीरे धीरे नहीं दबाना है। एक गहरा दबाना है 2 इंच तक और 1 सेकंड में करीब 1 मिनट में 100 बार, मतलब हर 2 सेकंड में 3 बार कस के गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते हुए 30 तक दबाना है। यही सीपीआर का बेसिक नियम है कि आप व्यक्ति को लेटाइए, उसके बगल में बैठिए और दोनों हाथ से कस के उसको दबाइए 30 बार, हर 2 सेकंड में 3 बार के हिसाब से 30 बार दबाइए और 2 इंच तक दबाइए। इतना अगर आप नहीं दबा रहे हैं तो हार्ट प्रॉपर दबेगा नहीं और दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा, आपके सीपीआर करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको कस के छाती को दबाना है और बहुत तेजी से दबाना है। तो इसके लिए आपको घुटने के बल में बैठ के अपना पूरा शरीर लगाना है, पूरे शरीर के भार से दबाना है, कोहनी मोड़ के नहीं दबाना है। छाती को 30 बार दबाने के बाद फिर आपको उसके सांस को ओपन करना है ताकि उसके फेफड़ों में हवा भी पहुंच पाए। इसका सबसे सिंपल तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं एयरवे ओपन करना। आप दो हाथों से उसकी ठुड्डी को पकड़िए और एक हाथ से उसके माथे को पकड़िए, उसके माथे को पीछे कीजिए और ठुड्डी को ऊपर कीजिए। तो इससे जो गले में अगर कोई चीज़ फंसी है तो वो खुल जाती है और हवा जाने का रास्ता खुल जाता है। ये सबसे छोटा, सबसे कम समय लगाने वाला पर सबसे इफेक्टिव प्रोसेस होता है। तो आप पहले व्यक्ति को 30 बार उसकी छाती दबा दिए 2 इंच तक, उसके बाद तुरंत आप उस व्यक्ति के बगल में लेटे, एक हाथ से ठुड्डी पकड़े, दूसरे हाथ से माथा पकड़े, माथा को पीछे किए और ठुड्डी को ऊपर किए। इसको हम बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। इस छोटे से प्रोसेस से व्यक्ति को एयरवे ओपन हो जाता है। आप इस फोटो में देखिए, जीभ जो है पीछे चली गई है, तो ये जो नीले रंग से हवा अंदर नहीं पास हो पा रही, पर जैसे ही आपने ठुड्डी ऊपर की और माथा नीचे किया, एक छोटा सा रास्ता हवा जाने के लिए बन गया। तो एकदम छोटा सा प्रोसेस, जस्ट ठुड्डी को ऊपर कीजिए, माथा पीछे कीजिए लेटे हुए व्यक्ति का। अगर व्यक्ति को जीभ या कोई भी चीज़ उसके सांस की नली में फंसी है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इससे उसके सांस की नली खुल जाएगी और व्यक्ति सांस लेना चालू कर देगा। तो सबसे पहले सर्कुलेशन जो हमने CAB पढ़ा था, उसमें सर्कुलेशन में आपने 30 बार छाती दबाई, फिर एयरवे में आपने उसका माथा पीछे किया, ठुड्डी ऊपर किया, उसका एयरवे ओपन किया और उसके बाद आप उसको ब्रीथ करेंगे।
तो अगेन जैसे हमने देखा, अगर उसकी धड़कन नहीं चल रही है तो हमने उसको छाती कंप्रेस किया। वैसे ही अगर व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो ही आप उसको मुंह से मुंह सांस देंगे। तो आप कैसे देखेंगे, जैसे ही आप इस फोटो में देखिए, उसने एक हाथ से ठुड्डी ऊपर की हुई है, एक हाथ से माथा पीछे किया हुआ है, और वो अब व्यक्ति को आपको तुरंत देखना है अपनी आंखों से, क्या वह सांस ले रहा है, क्या उसके छाती ऊपर नीचे हो रही है। अपने गालों में महसूस करना है कि मुंह से उसके सांस आपके गाल में महसूस हो रही है कि नहीं हो रही, और अपने कानों में आपको सुनना है कि क्या वह सांस ले रहे हैं कि नहीं। अपनी तीनों ज्ञानेंद्रिय आपको तुरंत लगाना है। एक हाथ से ठुड्डी ऊपर माथा पीछे करते ही आपको ध्यान देना है व्यक्ति खुद से सांस ले पा रहा है कि नहीं। कैसे देखेंगे, छाती ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, गाल में हवा फील हो रही है कि नहीं, कान में सांस लेने की आवाज़ आ रही कि नहीं। इनमें से एक या दो चीज़ भी अगर आपको महसूस होती है, मतलब व्यक्ति खुद से सांस ले पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर खुद से सांस ले पा रहा है तो आपको जस्ट एक बार सीपीआर और करना है, 2 बार सीपीआर और करना है, और मदद का इंतजार करना है। यदि व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है या फिर ऐसे सांस ले रहा है, मतलब गले में उसकी आवाज़ कुछ फंसी है, वो सांस प्रॉपर अंदर नहीं खींच पा रहा है, फिर आपको मुंह से मुंह में सांस देना है। मुंह से मुंह सांस देने का सबसे सिंपल तरीका कैसे है आप एक खुद गहरी सांस लीजिए। खुद गहरी सांस लेने के बाद व्यक्ति की नाक को आप पहले दोनों हाथ से बंद कीजिए, एक अपने हाथ के दोनों उंगलियों से उसकी नाक को बंद कीजिए। फिर उसके मुंह में अपना मुंह लगा के, जैसे हम फुग्गा फुलाते हैं, तो फुग्गा फुलाते समय आप फुग्गे के चारों कैसे एक सील बनाते हैं मुंह से, ताकि हवा जैसे फुग्गे के अंदर जाए, बाहर ना जाए, वैसे एक सील बनाते हुए एक तेजी से 1 सेकंड के अंदर अंदर अपने अंदर की पूरी सांस उस व्यक्ति के अंदर डाल दीजिए, तभी उसके फेफड़ों में हवा जाएगी। और उसके बाद देखिए उसकी छाती उठी है कि नहीं। अगर उसकी छाती आपके सांस देने से नहीं उठी तो वापस से उसकी माथा पीछे ठुड्डी ऊपर करके फिर आप एक गहरी सांस लीजिए, नाक बंद कीजिए और वापस एक गहरी सांस दीजिए। इसमें सीपीआर का नियम ये होता है सबसे इफेक्टिव सीपीआर करने के लिए कि आप 30 बार बस छाती दबाइए, फिर उसके बाद नाक बंद करके सिर्फ 2 बार ही उसको सांस दीजिए। इसमें आप सही तरीके से भी दे सकते हैं, सही तरीके से हो सकता है आपको देना ना भी आए, पर आप उस समय प्रैक्टिस मत कीजिए, अब दोबारा रिपीट कीजिए, या कोई दूसरा व्यक्ति तब तक आ गया है तो उस दूसरे व्यक्ति को अगर सीपीआर आता है तो उसको सीपीआर करने दीजिए। तो CAB, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग, ये सबसे कॉमन है। इसका बेसिक तरीका यही है कि आप व्यक्ति को पहले चेक कीजिए वो बेहोश है कि नहीं। बेहोश अगर है तो यह चेक कीजिए उसका हार्ट धड़क रहा है कि नहीं कैरोटिड आर्टरी से। अगर कैरोटिड आर्टरी नहीं काम कर रही है तो 30 बार कंप्रेस कीजिए। 30 बार कंप्रेस करने के बाद उसको एयरवे और फिर उसका मुंह से मुंह सांस दीजिए। इसका कारण क्या होता है कि हमारे ब्लड में इतनी ऑक्सीजन रहती है कि अगर तुरंत उसके फेफड़ों में आप नई ऑक्सीजन नहीं भी दे पाएँ तो भी 3 से 4 मिनट तक वही ब्लड अगर बार बार ब्रेन में जाएगा तो भी व्यक्ति को काफ़ी आराम रहेगा, मतलब उसके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो इसलिए अगर आप मुंह से मुंह सांस नहीं देना चाह रहे हैं तब भी आप उसके पास छाती दबाते रहेंगे तो भी व्यक्ति को ब्रेन में ब्लड फ्लो होता रहेगा, उस ब्लड फ्लो होने से उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। जो जैसा मैंने कहा सीपीआर का एक प्रयास किसी की भी बचने की संभावना 40% तक बढ़ा सकता है। तो अगर आपके नज़दीक किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है या ऐसा कुछ होता है और आपको लगता है उसको सीपीआर देना चाहिए तो हमेशा सीपीआर देना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि पहले व्यक्ति को चेक कीजिए वो रिस्पॉन्सिव हो कि नहीं, फिर 112 पे कॉल कीजिए, उसके बाद कैरोटिड आर्टरी चेक कीजिए, फिर उसको चेस्ट कंप्रेस कीजिए, फिर माथा पीछे ठुड्डी ऊपर करके उसको एयरवे मेंटेन कीजिए और उसके बाद मुंह से मुंह सांस दीजिए। एक बेसिक मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। इस वीडियो को आप देखिए, पहले उसको हिला के उसने पूछा आप ठीक हो कि नहीं। वह ठीक नहीं है, बगल में लिटाया हुआ है। तुरंत उसने 112 पे कॉल किया। 112 में कॉल करने के बाद छाती उसको ओपन करना चाहिए हमें, ताकि हमको पता रहे हमको कहाँ पे सीपीआर करना है। 112 पे कॉल करने के बाद उसने कैरोटिड आर्टरी चेक की और दोनों निप्पल के बीच में एक हाथ, उसको दूसरा हाथ और हाथों को क्रॉस करके उसने तेजी से दबाया। कोहनी नहीं मुड़ रही है, वो बगल में घुटने के बल बैठा है और अपने पूरे शरीर के बोझ से वो उसकी छाती दबा रहा है। 30 बार ऐसे दबाने के बाद वो माथा पीछे ठुड्डी ऊपर करेगा और चूंकि ये प्रोफेशनल है तो ये 1-2 स्टेप मिस कर देगा, पर माथा पीछे ठुड्डी ऊपर करके नाक बंद करके मुंह से मुंह 2 बार सांस देगा और उसके बाद फिर से वापस सीपीआर करना है। तो ये प्रोसेस रिपीट करना है, CAB ये रिपीट करना है। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप मुंह से मुंह सांस नहीं देना चाहते या आप कॉन्फिडेंट नहीं है, या जैसे कोविड का समय था आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को कोई इन्फेक्शन ना हो, या उसके कई बार हमारे यहाँ बहुत से लोग गुटखा खाते हैं या मुंह बहुत ख़राब रहता है, ब्लड आ रहा है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि आप अगर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देना चाह रहे हैं तो सिर्फ कंप्रेस कर सकते हैं और उसका एयर वे मेंटेन कर सकते हैं। छाती माथा ऊपर ठुड्डी ऊपर भी कर सकते हैं। इससे भी व्यक्ति के बचने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो अगर आप मुंह से मुंह ब्रीद नहीं देना चाह रहे हैं तब भी आप सिर्फ कंप्रेशन करके भी सीपीआर दे सकते हैं। इसके अलावा ये एडल्ट सीपीआर था। फिर मैंने बच्चों के सीपीआर में आता हूँ। बच्चों का सीपीआर और एडल्ट सीपीआर लगभग सेम होता है।
बड़े लोगों को यूजुअली हार्ट अटैक आता है। छोटे बच्चों को कई बार क्या होता है कि वो पानी में डूब गए, जेट्रोफा या रतन जोत का बीज खा लिए, ऐसे बहुत सारे फल फूल होते हैं जो बाहर पड़े रहते हैं जंगली, उसको खा लिए, या फिर धुएं में चले गए। आजकल बच्चे लोग एक्चुअली में हुक्का हुक्का भी बहुत चल रहा है, ऐसी जगह में फंस गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं है, तो सफोकेशन हो गया या कोई पॉइजनिंग हो गई, धतूरा ज़्यादा खा लिए। तो ऐसे केस में बच्चों को सीपीआर की ज़रूरत कई बार पड़ जाती है। तो बच्चों के सीपीआर में भी सेम चीज़ है, आपको पहले देखना है बच्चा ठीक है कि नहीं, बच्चा हरकत कर रहा है कि नहीं। बच्चा हरकत नहीं कर रहा है तो 112 पे या नज़दीकी किसी रिश्तेदार को फ़ोन कीजिए। बच्चों के केस में एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चों के अंदर ऑक्सीजन रिजर्व कम रहता है बच्चों के ब्लड में। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को सीपीआर की ज़रूरत है तो बच्चे को तुरंत सीपीआर दीजिए, और बेहोश बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़िए। कई बार बच्चे को हो सकता है झटके आ जाए, मिर्गी के दौरे आ जाए, तो जब तक बच्चे को आप मदद के लिए कोई नहीं आ जाता कभी भी अकेले मत छोड़िए। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बच्चे को आप लेटाइए बगल में, एक सख्त सतह पर लेटाइए, सीधा लेटाइए, हाथ पाँव सीधा कीजिए। सर अगर ऊपर है तो सर को हार्ट के लेवल पे या हार्ट से थोड़ा नीचे लेवल पे लेके जाइए। उसके बाद उसके सांस की नली के बगल में 2 उंगलियां रख के देखिए आपको कैरोटिड आर्टरी फील हो रही है कि नहीं। कैरोटिड आर्टरी अगर फील नहीं हो रही है तो फिर बच्चे के बगल में लेटिए, एक हाथ से उसका सर पीछे कीजिए और दूसरे हाथ से सीपीआर कीजिए। बड़ों के सीपीआर और बच्चों के सीपीआर में बस इतना अंतर है कि बड़ों में दोनों हाथ से सीपीआर करते हैं, बच्चों का शरीर पतला होता है, छोटा होता है, तो पूरा अपना पूरा वजन लगा के आपको सीपीआर नहीं करना है। बस एक हाथ दोनों निप्पल के बीच में रखना है और आपको छाती दबाना है। कितना दबाना है? 1 इंच। बड़ों में 2 हाथ 2 इंच था, छोटों में 1 हाथ 1 इंच है। इसमें दूसरा हाथ आप चाहे तो पीछे रख सकते हैं, जमीन में सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर दूसरे हाथ से आप माथा पीछे करके बच्चे का एयरवे उसी समय ओपन कर सकते हैं। दबाना कितनी देर तक है? अगेन 30 कंप्रेशन, 100 कंप्रेशन पर मिनट की रफ्तार से तेजी से गिनते हुए 1 2 3 4 30 तक दबाना है, एक हाथ से दबाना है, ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद अगेन माथा पीछे करना है, ठुड्डी ऊपर करना है। छोटे बच्चे हैं अगर अब आप देख सकते हैं कि मुंह उनका ओपन कर सकते हैं, तो मुंह में उंगली डाल के देखिए जीभ या कोई मटर का दाना या कोई चीज़ फंसी तो नहीं है। अगर अपनी उंगली से निकाल सकते हैं तो उंगली डाल के निकालना है। अगर किसी को झटके आ रहे हैं या मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो ऐसे केस में कभी भी उसके मुंह के अंदर उंगली नहीं डालना है। कोई व्यक्ति अगर बेहोश है और छोटा बच्चा है, मतलब जिसको आप ताकत से उसका मुंह खोल सकते हैं, उसी व्यक्ति के अंदर आपको अपनी उंगली डाल के एक बार जीभ हटा सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट माथा पीछे कीजिए, ठुड्डी ऊपर कीजिए, और छोटे बच्चों को आप अगेन वैसे ही सांस दीजिए जैसे कि आपने बड़ों को दिया था। ध्यान इतना रखना है कि छोटे बच्चे की छाती कमज़ोर होती है तो पूरी गहरी सांस उनके अंदर नहीं देना है। एक छोटा फुग्गा जैसे फुलाते हैं, उस छोटे फुग्गे को फुलाने जैसा सांस देना है। कैसे करना है? अपने को गहरी सांस लेना है, बच्चे के नाक को बंद करना है। बच्चे के नाक को बंद करने के बाद उसके मुंह में अपना मुंह फंसा के एक गहरी सांस बच्चे को धीरे से 1 सेकंड के अंदर देना है। टोटल 2 सांस देना है। इसमें मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं कि कैसे सीपीआर करना है। एक छोटा बच्चा है, आप पूछिए तुम ठीक हो, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपने कैरोटिड आर्टरी चेक कीजिए। कैरोटिड आर्टरी देखिए आप ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो दोनों निप्पल के बीच में एक हाथ से, दूसरा हाथ आप ज़मीन पर रख सकते हैं, दूसरा हाथ आप माथे के पीछे रख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, और इसके थ्रू फिर आप धीरे धीरे सीपीआर कीजिए। इसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि आप 30 बार सीपीआर करने के बाद 2 बार मुंह से मुंह सांस दीजिए, और उसके बाद फिर से आप 30 बार सीपीआर कीजिए। सीपीआर का तरीका वही है, दोनों निप्पल के बीच में हाथ रख के, छोटे बच्चों में 1 बार हाथ रखना है। सेम चीज़ छोटे बच्चों में पहले चेक कीजिए रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। बच्चा रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उसका कैरोटिड आर्टरी चेक कीजिए। कैरोटिड आर्टरी में अगर पल्स नहीं आ रही है तो उसको एक हाथ से 1 इंच दबाते हुए 30 बार कंप्रेस कीजिए, फिर उसके माथा पीछे ठुड्डी ऊपर कीजिए, और उसके बाद फिर आप उसको मुंह से मुंह 2 सांस दीजिए। इसमें मैं वापस से पुराने एक वीडियो में आता हूं, जब मैंने जहां शुरुआत किया था कि जो IAS यशपाल जी थे उन्होंने कैसा सीपीआर दिया था, जो पेपर में आया था। आप इसको देखिए, इस वीडियो को देखिए। अचानक से वो व्यक्ति बैठा हुआ है कुर्सी में, या IAS साहब उनको सीपीआर दे रहे हैं, और व्यक्ति आप देख सकते हैं कि होश में है, और उसके बाद सीपीआर देते हुए वह एक कुर्सी में बैठा हुआ है। दोनों हाथों की पोजीशन देखिए व्यक्ति के। व्यक्ति बोल रहा है रुक जाइए। इस घटना के बारे में मैं चाहूँगा आपके विचार कमेंट में, अगर आप मुझे सुन रहे हैं
तो इस घटना में आपको क्या लगता है, यह सही तरीके का सीपीआर था? और अगर यह गलत तरीके का सीपीआर है तो क्या क्या गलती इस सीपीआर में हो रही है, और क्या सीपीआर देना सही था इस समय? बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं। अगर आप देखेंगे तो मीडिया में हमेशा आया कि सीपीआर दे के जान बचाई, पर आपको जानना है कि सही पद्धति सीपीआर की क्या होती है। एक चीज़ और देखिए, व्यक्ति ने पानी मांगा और उसे पानी दिया गया। कोई भी व्यक्ति जो अर्ध बेहोशी में है या पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, उसको तुरंत पानी नहीं देना है, ठीक है। तो इस घटना में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये हेल्थ सेक्रेटरी हैं यशपाल जी चंडीगढ़ के, इन्होंने जो किया वो गलत नहीं किया। इन्होंने इस चीज़ को स्वयं स्वीकार किया कि मेरे पास सीपीआर की ट्रेनिंग नहीं थी। मैंने इस सीपीआर का एक वीडियो देखा था टीवी पे, और उस डॉक्टर ने जैसा सीपीआर किया मैंने वैसा ही सीपीआर किया, और उस वीडियो में उस डॉक्टर ने भी गलत तरीके से ही सीपीआर किया था। तो इनकी पर्सनली कोई गलती नहीं थी। इन्होंने स्वयं कहा था कि मेरे पास कोई सीपीआर की ट्रेनिंग नहीं थी, पर जब यह व्यक्ति मेरे ऑफिस में कोलैप्स हो गया तो मुझे जो सही लगा मैंने उस समय वह किया। तो मेरा मानना है कि उनका मंतव्य सही था, उनका इरादा सही था, इसलिए उन्होंने गलती नहीं की। पर आप इसको यह समझ सकते हैं कि हेल्थ सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति को भी सीपीआर की प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियों में गड़बड़ है। हेल्थ जो सीपीआर है, सीपीआर प्राइमरी स्कूल में आना चाहिए। जो इस 5वीं तक की क्लास है वहाँ से बच्चों को सीपीआर की ट्रेनिंग होना चाहिए, और हर साल बच्चों को सीपीआर की ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि जैसे हम साइकिल चलाना जानते हैं वैसे लोगों को सीपीआर आए। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति को सबसे पहले अगर वह बेहोश हो रहा है या कोलैप्स हो रहा है, आप उसको ज़मीन पे लेटाइए। अगर उसको चक्कर आया होगा, बीपी कम हुआ होगा, तो सिर्फ ज़मीन पे लेटाने पे ही वो होश में आ जाता, जैसे व्यक्ति होश में था। फिर आप चेक कीजिए कि उसकी धड़कन बंद है कि नहीं। अगर उसकी धड़कन बंद नहीं है तो सीपीआर मत दीजिए। हर हार्ट अटैक के व्यक्ति को सीपीआर नहीं देना रहता। जिस व्यक्ति का बीपी फॉल होता है या जिस व्यक्ति की धड़कनें रुक जाती हैं उसी को सीपीआर देना रहता है। इस चीज़ को समझिए। हार्ट अटैक की मरीजों को ट्रीटमेंट में हम उसको पेन किलर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसको लेटा के रखते हैं, उसका मूवमेंट कम करते हैं, यह सब इंपॉर्टेंट होता है। सीपीआर उसी व्यक्ति को देना है जिसकी धड़कन नहीं चल रही है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि सीपीआर आना और सही पद्धति से आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नवजात बच्चों का सीपीआर। नवजात बच्चों का सीपीआर मतलब 1 साल से छोटे बच्चे जो जस्ट पैदा हुए हैं से लेकर 1 साल तक, मतलब इतने छोटे बच्चे जो आपके हाथ में आ जाते हैं। ये बच्चे कई बार घुटनों के बल चलना सीखते हैं, तो पानी की टंकी, टब में, बाल्टी में, इन सब में इनका मुंह कई बार फंस जाता है और ये अपने आप को वहाँ से हटा नहीं पाते। तो ऐसे केस में इनको डूबना बहुत आसान होता है। कहीं गैस के पास या ऐसी जगह कहीं चले जाते हैं जहाँ पे गरसी के पास से मान लीजिए, वहाँ पे धुआं निकल रहा है, बच्चे वहाँ से हट नहीं पाते, या फिर अगेन मटर के दाने या कोई भी दाने जो जहरीले हो सकते हैं बच्चे गटक लेते हैं। तो ऐसे केस में बच्चों की धड़कनें कुछ समय के लिए रुक सकती हैं। छोटे बच्चों में मतलब 1 साल से छोटे बच्चों में आप कैरोटिड आर्टरी फील कई बार नहीं कर पाते, पर इनकी ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बाह। तो ब्रैकियल आर्टरी मतलब जो कोहनी है, कोहनी के जस्ट ऊपर अगर आप 2 उंगली रखेंगे तो अंगूठे के पास वाले हिस्से पे, अंगूठे के साइड, कोहनी के ऊपर अंगूठे के साइड वाली जगह पे, मतलब अंगूठे के साइड वाली लाइन पे अगर आप 2 उंगली रखेंगे तो आपको फील होगा धड़कन। इसको हम बोलते हैं ब्रैकियल आर्टरी। वहाँ पे आप छोटे बच्चों को, अगर कोई बच्चा रिस्पांस नहीं कर रहा है, बेहोश है, बिल्कुल रिस्पांस नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पे 2 उंगली रख के देखिए। अगर आपको धड़कन महसूस नहीं हो रही है तो फिर छोटे बच्चों को आपको सीपीआर देना है। छोटे बच्चे ऑब्वियस है बहुत नाजुक होते हैं, तो इनको आप बहुत ताकत से सीपीआर नहीं दे सकते। इनको 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो अपने दोनों हाथों के बीच में इनको पकड़ लीजिए, या बच्चे को एक सख्त सतह पर लेटा दीजिए और दोनों निप्पल के बीच में जगह पे 2 उंगली बस रखिए। तो छोटे बच्चों के लिए 2 उंगली, चाहे 2 अंगूठे या 2 उंगली रखिए, और उनके शरीर चूँकि लचीला होता है तो आप उनकी जो मोटाई है उस मोटाई पे 1/2 या 1/3 तक, 1/3 से आधा मोटाई तक आप उनको दबा सकते हैं। दबाने की दर वही रहती है 100 कंप्रेशन पर मिनट, मतलब आपको हर 2 सेकंड में 3 बार दबाना है और ऐसे 30 बार दबाना है। तो अंतर जो सीपीआर में होता है बस यही होता है कि बड़ों के सीपीआर में दोनों हाथ यूज करना है, छोटों के सीपीआर में 1 हाथ यूज करना है, और एकदम नवजात शिशुओं के सीपीआर में आपको सिर्फ 2 उंगलियां यूज करना है। बाकी आपको सभी में 30 बार दबाना है, सभी में 2 बार सांस देना है। अगर आप सांस नहीं भी दे पा रहे हैं तो सिर्फ 30 बार दबाइए, और उसके बाद माथा पीछे, ठुड्डी ऊपर करके सांस ओपन कीजिए, फिर 30 बार दबाइए। बच्चों के केस में पर्टिकुलरली मेरी रिक्वेस्ट रहती है सबसे कि बच्चों के केस में हमेशा मुंह से मुंह सांस दीजिए, क्योंकि बच्चों के फेफड़ों में ऑक्सीजन बहुत कम रहती है। तो इसमें ऑक्सीजन रिजर्व कम होने के कारण कई बार दिमाग में आप चेस्ट कंप्रेस करेंगे तब भी दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो बच्चों के केस में आपको हमेशा मुंह से मुंह सांस भी देना चाहिए, बाकी सब सेम रहेगा। और बच्चों को, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके फेफड़ों का रिजर्व बहुत कम रहता है, फेफड़े बहुत छोटे रहते हैं, तो आप अपने फेफड़ों की हवा उनके अंदर मत पहुंचाइए। आप क्या कीजिए, बस गाल में हवा भरिए, और गाल से हवा मतलब आप उनकी नाक बंद कीजिए, या फिर नाक और मुंह दोनों का अपने मुंह के अंदर ले लीजिए, और सील बनाते हुए अपने गाल की हवा उसके अंदर भरिए। जैसे कि हम मोमबत्ती बुझाते हैं, सेम वैसी हवा उनके अंदर डालिए।
अपने फेफड़ों के अंदर की हवा को उनके अंदर डालेंगे तो उनके फेफड़े फटने की संभावना रहती है। इसका भी मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, समझने के लिए आसानी होगी। छोटे बच्चों का आप देखिए, छोटा बच्चा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है, तो आप दोनों निप्पल के बीच में जस्ट 2 उंगलियां रख के धीरे धीरे आपको प्रेस करना है। इतना प्रेस करना है कि छाती आधी दब जाए और 30 बार तक तेजी से गिनना इसलिए जरूरी है कि इससे आपके अंदर की एनर्जी आती है। आप एक बेहोश व्यक्ति को CPR देंगे तो आप खुद बहुत डरे हुए रहेंगे, तो तेजी से गिनने से आपके अंदर एक जोश आता है। और उसके बाद फिर 2 बार सांस दीजिए, मुंह और नाक दोनों को अपने मुंह के अंदर ले लीजिए, बच्चे के मुंह और नाक दोनों को अपने मुंह के अंदर ले लीजिए और फिर 30 बार आप ये कीजिए। CPR के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है मुंह में खाना फंसना। भारतीयों में तो कम होता है, पर खासकर जो लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं या फॉरेन साइड में जो लोग साबुत अनाज खाते हैं, तो वहाँ पे मुंह में खाना फंसने की संभावना बहुत रहती है। इसके लिए भी एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेलमिच मैनोवर। इसके बारे में भी एक छोटी सी चर्चा 2 मिनट में कर लेता हूँ मैं। हेलमिच मैनोवर बहुत सिंपल है। अगर आपके मुंह में खाना फंस गया है तो आप जिस व्यक्ति के मुंह में गले में खाना फंस गया है तो वह व्यक्ति बात नहीं कर पाएगा। गले में खाना ऐसा फंसा है कि वो बात भी नहीं कर पा रहा है, तभी आपको ये करना है। अगर वो बात कर पा रहा है, खांस पा रहा है बहुत है, तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर उसकी सांस ऊपर नीचे हो पा रही है तो आपको ये नहीं करना है। हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी से ब्रोंकोस्कोपी से वो निकाल दिया जाएगा। पर व्यक्ति बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस व्यक्ति के आप पीछे खड़े होइए, एक हाथ से मुट्ठी बंद कीजिए, दूसरे हाथ को उस मुट्ठी के ऊपर रखिए और जस्ट जगह पे हड्डी ऊपर की स्टर्नम हड्डी खत्म होती है, जहाँ से पेट चालू होता है, जस्ट वहाँ पे अपना हाथ रख के तेजी से आपको दबाना है। इसमें आप देख सकते हैं, इस एनिमेशन में देखिए कि जहाँ पे आपको हड्डी खत्म हो रही है उसके नीचे आपको हाथ रख के दबाना है। व्यक्ति को आगे झुकाना है, व्यक्ति जितना आगे झुक जाए उतना अच्छा। इस वीडियो को आप देखिए, आपको एक आइडिया लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक पुतला है, इसको आगे नहीं झुका पा रहे हैं, पर व्यक्ति के मुंह में कुछ फंसा हुआ है तो मुट्ठी बंद करना है। ये जो हड्डी खत्म हो रही है उस हड्डी के नीचे एक हाथ रखना है मुट्ठी का, और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखना है। व्यक्ति को आगे झुकाना है और कस के इसको 2 से 3 बार दबाना है। तो कस के 2 से 3 बार दबाने से अंदर जो भी चीज़ फंसी हुई है वो या तो हट जाएगी या फिर इतना रास्ता बना देगी कि व्यक्ति को सांस लेते बने। और हर समय CPR के बाद या फिर इस प्रोसीजर के बाद हर समय व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाना है ताकि आगे की मेडिकल सहायता उसको मिल सके। जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, उनको आपको क्या करना है, अपने हाथ में उल्टा लेटाना है पेट के बल और उनके पीठ में दोनों कंधों के बीच में कस के 3 से 4 बार थप थप ऐसे थप थप मारना है। अगर नहीं निकल पा रहा है उससे भी मुंह के अंदर का सामान, तो बच्चे को पीठ के बल लेटाना है और पीठ के बल लेटाने पर जैसे CPR करते हैं वैसे ही CPR करना है, बस सर को काफ़ी नीचे रखना है ताकि गले की चीज़ बाहर आ जाए। इसको भी आपको एक वीडियो की सहायता से मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले बच्चे को आप उल्टा लेटाइए और उल्टा लेटा के कस के 3 से 4 बार मारिए। अगर कोई सामान नहीं निकलता है, गले का सामान फंसा हुआ सामान बाहर नहीं निकल रहा है, तो बच्चे को उल्टा कीजिए पीठ के बल और जैसे CPR करते हैं वैसे दोनों निप्पल के बीच में 8 से 10 बार ऐसे दबाइए। बस सर को लेकिन नीचे रखिए उस समय, ताकि बच्चे को सामान निकलने की संभावना बढ़ जाए। अगर आप अकेले हैं और आसपास कोई नहीं है तो फिर कैसे कीजिए, एक ऐसी कुर्सी जिस पे पहिए नहीं लगे हों उस कुर्सी के पीछे खड़े हो जाइए और उस कुर्सी के ऊपर सामने लेट के आपको कस के 3 से 4 बार अपने आप को दबाइए। तो इससे भी आपका कोई भी चीज़ अगर फंसी है तो उसके निकलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके साथ ही बेसिक चीज़ ये हम ख़त्म करते हैं और मैं वापस आमंत्रित करता हूँ भैया को। भैया आवाज़ आ रही थी, क्लियर था सब?